प्रश्न की शुरुआत वंदना से होती है। लिखती हैं, तुम्हारे पदम चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, कृपा की एक किरण दे दो दुखी संसार है गुरुवर। प्रणाम आचार्य जी। इतने वर्ष हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारे समाज के हर वर्ग के लिए समानता का अधिकार देकर हमारा संविधान बनाया गया। हर एक समाज सुधारक ने अपने अपने तरह से समानता लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। कई कानून बने हैं, इसके बावजूद आज भी जन्म के आधार पर ब्राह्मणवाद क्यों इतना हावी है? समाज में समानता कैसे लाई जा सकती है? इस विषय पे कुछ बोलने की। अहम विभाजन पर पलता है। उसको जीने के लिए, बने रहने के लिए सीमा रेखाएं चाहिए, वर्ग चाहिए, कुछ ऊंचा कुछ नीचा चाहिए। उसको जो सीमाएं चाहिए, जो दायरे चाहिए, उनको वो एक नहीं अनेक नामों से गढ़ता है, एक नहीं अनेक तरकीबों से कायम रखता है। बहुत सारे नाम देता है, पर उन सब नामों का, तरकीबों का, रूपों का, कारणों का, आदर्शों का, विचारधाराओं का छुपा हुआ उद्देश्य एक ही होता है, किसी तरह का विभाजन बना देना, वर्गीकरण कर देना, कैटेगराइजेशन, एक को दूसरे से अलग बता देना। क्योंकि एक अगर दूसरे से अलग नहीं है तो अहम पलेगा कैसे? एक अगर दूसरे से नहीं है अलग तो अद्वैत हो गया ना, फिर तो खेल ही खत्म। किसी न किसी तरीके से दूसरे को अलग करना है। अलग करने का वो काम, वो साजिश आदमी के इतिहास में 50 तरीकों से होती रही है। उनमें से सिर्फ एक तरीका है ब्राह्मणवाद। हजारों अन्य तरीके भी हैं जो प्रचलित हैं, और उन सब तरीकों का उद्देश्य सिर्फ एक है, इंसान को यह एहसास दिलाना कि वो दूसरे से किसी न किसी तरीके से भिन्न है, ऊंचा है, नीचा है, अलग भावनाएं रखता है, अलग इतिहास रखता है, अलग प्रेरणाएं रखता है, अलग भविष्य चाहता है। वजह कुछ भी बता लो, मंसूबा एक है, यह कह देना कि अलगाव तो है ही और अलगाव को कायम रखना आवश्यक है। इसी वजह से फिर आदमी राजनीति करता है और जमीन पर सीमा रेखाएं खींचता है। और सीमा रेखाएं सिर्फ एक देश और दूसरे देश के मध्य नहीं पाई जाती, एक घर और दूसरे घर के बीच भी तो पाई जाती हैं, एक कमरे और दूसरे कमरे के बीच भी तो पाई जाती हैं, एक ही घर के भीतर। विचार करिए कि हमारे लिए सीमाएं खींचना इतना जरूरी क्यों है? कौन है वो जो सीमाओं के बिना जी नहीं सकता, तड़प कर खत्म हो जाएगा? उसी का नाम जानने वालों ने कहा है अहम। उसे सीमाएं चाहिए, मैं दूसरे से अलग हूं, मैं पृथक हूं। बात समझ में आ रही है?
तो जिसको आप ब्राह्मणवाद कहते हो वो हो गया कि मैं तुझसे अलग हूं वंशानुगत रूप से, मैं तुझसे अलग हूं क्योंकि मैं समाज में धर्म का अधिष्ठाता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का वाहक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुझसे अलग हूं। अलगाव बिल्कुल इससे दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मैं समाज के लड़ाके वर्ग से हूं, देख मैं तुझसे अलग हूं, अलगाव तो तब भी हो गया ना। कोई कहे मैं ज्ञानी हूं, दूसरे से अलग हूं, तो भी वो अपने आप को अलग ही सिद्ध कर रहा है। और कोई कहे कि मैं योद्धा हूं, लड़ाका हूं, सैनिक हूं, प्रहरी हूं समाज का, इसलिए सबसे अलग हूं, वो भी क्या कर रहा है? घोषणा तो यही कर रहा है ना कि हूं तो मैं पृथक ही, अलग ही। इसी तरीके से जब कोई कहता है कि मैं समाज के वणिक वर्ग से हूं, भाई मैं पैसा रुपया कारोबार जानता हूं, मेरी रगों में व्यापार बहता है, तो वो भी क्या कह रहा है? मैं अलग ही हूं ना। एक कहता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से अधिकार मिला हुआ है शोषण का, उसने तो निस्संदेह अपने आप को अलग बना ही लिया। और एक दूसरा है जो कहता है कि मैं अलग हूं सबसे क्योंकि मेरी पहचान ही यही है कि इतिहास में मेरा शोषण हुआ है, वो भी अहम की ही चाल खेल रहा है। वास्तव में यहां न कोई शोषक होता है न कोई शोषित होता है, सबको नचाने वाला एक ही होता है, उसे कहते हैं अहम। बात कुछ समझ में आ रही है? इसी कारण हमें इतनी पहचानें पकड़नी पड़ती हैं। मैं इस विचारधारा का समर्थक हूं, मैं इस मत के पीछे चलता हूं, मैं इस आदर्श की पूजा करता हूं। ये सब कुछ इसलिए है ताकि हम अपने आप को एक सीमा में परिभाषित कर सकें। सीमा के भीतर जो कुछ है उसको हम घोषित कर देंगे अपना, मैं का मेरा, और सीमा से बाहर जो कुछ है सीधी सी बात है कि वो पराया हो जाएगा, बल्कि शत्रुवत हो जाएगा। मैं इतना हूं। तो आदमी ने अपने आप को ही मूर्ख बनाने के लिए जो बहुत चालें खेली हुई हैं, उन्हीं में से एक चाल का नाम है जातिवाद। ये व्यक्ति की स्वयं के ही खिलाफ साजिश है, पर व्यक्ति चूंकि ये समझता नहीं है कि वो जातिवाद इत्यादि के फेर में पड़कर अपने ही खिलाफ साजिश कर रहा है, तो वो अपने आप को इसी गलतफहमी और गुमान में रखता है कि जैसे जातिगत सीमाएं उसके भले के लिए हैं, उसके भले के लिए नहीं है, किसी के भले के लिए नहीं है। इस पूरे खेल में कोई नहीं जीतता, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई समूह नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई उपजाति नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई नहीं है जो जीत रहा है। सब आंतरिक तौर पर हारते ही हारते हैं। अब विभाजन का अगर मूल कारण स्पष्ट हुआ हो तो फिर आप यह भी समझ जाएंगे कि प्रश्नकर्ता ने जिस आदर्श शब्द का प्रयोग किया उसका वास्तविक अर्थ क्या है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि भारत के संविधान में समानता
बड़ी बुनियादी चीज है। वो समानता आ क्यों नहीं पा रही है? समझिए, समानता का वास्तविक अर्थ क्या है। व्यक्ति और व्यक्ति तो अलग अलग होते ही हैं ना, हजार तरीकों से। वो अपने आप को दूसरे से अलग न भी घोषित करें, विचारधारा के तौर पर, धर्म के तौर पर, राष्ट्रीयता के तौर पर, मान लीजिए दो व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से अलग न भी घोषित करें। आप बैठे हैं और आप बैठे हैं, आप कहते हैं नहीं, हम इंसान द्वारा बनाए गए किसी भी भेद को, अंतर को, विभाजन को नहीं मानते। हम अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं घोषित कर रहे। न जन्म के आधार पर, न आर्थिक स्थिति के आधार पर, न जात पात के आधार पर, न लिंग के आधार पर हम नहीं एक दूसरे से अपने आप को गलत घोषित कर रहे। तो भी एक चीज तो है ना जो आप दोनों की अलग अलग रह जाएगी, क्या? शरीर। तो समानता कहां से आई भाई? अलगाव तो रह ही गया ना, एक आखिरी अलगाव तो बच ही गया। कौन सा? शारीरिक। और शारीरिक इस भिन्नता में, शारीरिक इस भेद में मस्तिष्क का भी आनुवांशिक तौर से भिन्न होना शामिल है। आप कितना भी कह दें कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे अवसर के अधिकारी हैं, कि दोनों को बिल्कुल एक समान ही व्यवहार मिलेगा परिवार और समाज और व्यवस्था के द्वारा, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर रह ही जाने हैं। दोनों की देह अलग अलग है। एक को मारोगे दूसरे को तो दर्द नहीं होने वाला। एक के मस्तिष्क की जैसी जैविक संरचना है वैसी दूसरे के मस्तिष्क की तो नहीं है ना। किसी की प्रतिभा किधर को होती है, किसी किधर को होती है। एक हो सकता है कि बचपन से ही गणित में विशिष्ट योग्यता दिखाता हो और दूसरे को गणित समझ ही ना आती हो, बिल्कुल बचपन से ही। और इन दोनों में ये जो अंतर है उसका कारण समाज नहीं है, इसका कारण उनका शरीर है। अब बताओ कैसे ले आओगे समानता? एक कागज पर समानता शब्द लिख देने भर से समानता नहीं आ जाएगी। जब आप कहते हो कि भारत अपने सब नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखेगा और कोई भेदभाव नहीं करेगा, बड़ी भली बात है, लेकिन उसके बाद भी विषमताएं और अंतर और भेद तो रह ही जाने हैं ना। तो फिर वास्तविक समानता दो व्यक्तियों में कहां होगी और कैसे आ सकती है? गौर से समझिएगा, वास्तविक समानता का नाम है आत्मा। सिर्फ उस बिंदु पर, सिर्फ उस तल पर व्यक्ति और व्यक्ति समान है, अन्यथा दो व्यक्तियों में समानता बहुत दूर की बात है, यूटोपिया है, दिवा स्वप्न है। बिल्कुल दो लोग नहीं हो सकते समान, नहीं हो सकते समान, क्योंकि पहली बात तो सामाजिक संरचना कभी ऐसी रही नहीं कि सब समान होकर जिए। और दूसरी बात, तुम ऐसा समाज बना भी लो जिसमें सबको समान अवसर उपलब्ध हैं, तो भी सब ऐसे नहीं होते कि उन समान अवसरों का एक समान इस्तेमाल करके एक समान प्रगति कर पाएं। रुझान के तौर पर, शरीर के तौर पर, प्रतिभा के तौर पर सब में विभिन्नताएं होती ही होती हैं। प्रकृति को ही देख लो, बरगद का पेड़ भी होता है, गेंदे का फूल भी होता है और घास का तिनका भी होता है। तुम इनमें समानता की बात करो तो अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि भाई देखो, तीनों से एक समान व्यवहार करना, तीनों को ही क्षति पहुंचाने की कोशिश मत करना। न पेड़ को, न फूल को, न घास को क्षति पहुंचाने की कोशिश मत करना। लेकिन तुम तीनों के साथ एक समान भी व्यवहार कर लो तो भी तीनों में देखो कितना अंतर है। बरगद का पेड़, गेंदे का फूल, गेंदे का पौधा और घास का तिनका, अंतर तो रह ही गया ना। भले ही तुम अपनी ओर से भेदभाव ना करो, आपके घर के सामने तीनों मौजूद हो सकते हैं, बरगद का पेड़, गेंदे का पौधा
और नन्ही सी घास। आप कोई भेदभाव मत करिए अपनी ओर से। जैसे आकाश भेदभाव नहीं करता, जैसे बादल भेदभाव नहीं करते, वो एक समान बरसते हैं ना सब पे, सूरज की रोशनी भी एक समान मिलती है ना तीनों को, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करता, फिर भी उनमें अंतर तो है ही ना। और वो अंतर इंसान और इंसान में हमेशा रहेगा, वो अंतर इंसान और प्रकृति के हर सदस्य में रहेगा। उस अंतर को आप नहीं पाट सकते। उस अंतर को पाटने का एक ही तरीका है, और हम उस तरीके से बड़े अनभिज्ञ रहे हैं। उस तरीके का नाम मैं कह रहा हूं है आत्मा। सिर्फ आत्मा वो बिंदु है जहां सब एक और एक समान है। इसीलिए अगर भारत को या दुनिया के किसी भी राष्ट्र को या समुदाय या समाज को समानता चाहिए तो उसे आत्मिक होना पड़ेगा। उसके बिना समानता की बातें कोरी लफाजी है, मिथ्या भाषण। आप करते रहिए समानता की बात, समानता आएगी ही नहीं, क्योंकि असमानता शरीर और समाज दोनों में निहित है। सबको समान लाया जा सकता है, बस एक तरीके से सबको आत्मा की ओर लाया जाए। आत्मा ही वो बिंदु है जहां पर आदमी और आदमी में कोई भेद नहीं, आदमी और औरत में कोई भेद नहीं, अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं, ज्ञानी और अनपढ़ में कोई भेद नहीं, नागरिक और नागरिक में कोई भेद नहीं, और मनुष्य और अन्य किसी प्राकृतिक जीव में कोई भेद नहीं। मात्र आत्मा ही वो बिंदु है जो समानता के आदर्श को पसंद करते हों। उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समझे सर्वप्रथम की असमानता, भेद कहां से आते हैं। वो आते हैं, हमने कहा, अहम से। और अगर समस्त असमानता का कारण अहंकार है तो समानता सिर्फ एक तरीके से आ सकती है, समाज को आध्यात्मिक बनाओ, सबको आत्मा की ओर बढ़ाओ। आत्मा की ओर बढ़ जाओ, फिर भेद नहीं दिखेगा। फिर भेद दिखेंगे पर महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, तब होगी समता। और उसके अलावा समता का और कोई तरीका नहीं है। ऊपर से बाहर से थोपी हुई समता समता होती नहीं, व्यवस्था होती है। और कोई भी व्यवस्था बहुत दिन तक चल नहीं सकती, क्योंकि वो आदमी का हृदय नहीं बन सकती। व्यवस्था माने बाहरी चीज। बाहर बाहर तुम ला लो समानता, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इतने देश हैं दुनिया में जहां पर नहीं है ब्राह्मणवाद, जहां नहीं है भारत जैसा जातिवाद, पर जाके देखो वहां कितने और तरीकों से असमानताएं फल फूल रही हैं। जाओ देखो। तुम मिटा लो जातिवाद को पूरे तरीके से, अगर अहम नहीं मिटा तो आदमी और आदमी में भेद करने के 10 और तरीके जुगाड़ लेगा किसी और नाम से। ब्राह्मणवाद नहीं बचेगा, कोई और वाद आ जाएगा, पूंजीवाद आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा, कोई वाद आ जाएगा। हर वाद क्या करता है? बांटता है ना, भेद करता है। इतिहास की पूरी यात्रा ही यही रही है कि बंटवारा तो रखना ही है, बांटने के कारण नए नए हम खोज लेते हैं। बांटने का मूल कारण एक ही है, अहंकार। ये जो हम नए नए कारण खोजते हैं, नए कारण नहीं हैं, बस मूल कारण के ही नए नए नाम हैं। नाम बदल बदल के क्या पाओगे? बात समझ में आ रही? बांटने का तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम लोग हैं समानतावादी और वो लोग हैं असमानतावादी। हम उनसे अलग हैं। देखो, हम और वो असमान हैं क्योंकि हम समानतावादी हैं और वो समानतावादी नहीं है, तो हम और वो असमान हैं। क्या बात है।
अहम अपने आप को पहचान देने का तरीका ढूंढ लेगा, तुम मिटा लो ब्राह्मणवाद को। और ब्राह्मणवाद को निश्चित रूप से मिटना ही चाहिए। बहुत मूर्खता की बात है यह सोचना कि सिर्फ जन्म के आधार पर कोई ऊंचा हो गया कि नीचा हो गया, या किसी को कुछ विशिष्ट सुविधाएं मिलनी चाहिए, या किसी का कोई विशिष्ट काम धंधा तय हो गया। ये तो सीधी सीधी मूर्खता की बात है। इसका तो प्रतिकार करने के लिए, इसका नकार करने के लिए तो कोई बहुत आध्यात्मिक तर्क चाहिए भी नहीं। विज्ञान ही काफी है आपको ये प्रमाणित कर देने के लिए कि जिस तरह का जातिवाद हमने अपनाया है वो व्यर्थ है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। उससे अगर कुछ मिला है तो बस बहुत सारा नुकसान व्यक्ति को भी और समाज को भी। तो ब्राह्मणवाद तो हट के रहेगा, हट रहा ही है। कुछ बस उसके अवशेष बचे हैं, उनको भी समय की धारा अगले कुछ वर्षों नहीं तो दशकों में बिल्कुल साफ कर देगी। पर असली समस्या ब्राह्मणवाद नहीं है, वो तो साफ हो जाएगा। असली समस्या यह है कि ब्राह्मणवाद साफ होगा, कोई अन्यवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो मूल शैतान था वो तो अपनी जगह बैठा रह गया ना, सुरक्षित। क्या नाम है उसका? अहम। वो बैठा रह गया और वो हंस रहा है। वो कह रहा है ये देखो, ये एक वाद हटाते हैं, दूसरा वाद ले आते हैं और सोचते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली। इन्हें समझ में ही नहीं आता कि इनको नचाने वाला खुफिया शैतान असली है कहां और कौन। समता मूलक समाज बनाने का एक ही तरीका है, समझ लीजिए, अध्यात्म। अध्यात्म के बिना कोई समानता संभव नहीं है, बड़ी थोथी समानता होगी। अध्यात्म के बिना जो समानता होगी वो ऐसी ही होगी कि पब्लिक पार्क में घुसने का सबको एक समान अधिकार है। अच्छा ठीक। मूर्खताएं करने का सबको एक समान अधिकार है। ठीक। ये क्या, इससे क्या पालोगे? मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि पार्क में घुसने के अधिकारों में भी असमानता होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उतने भर से क्या पालोगे? उतने से कुछ नहीं मिलने का है। आदमी और आदमी के भीतर द्वेष तो कायम ही रह जाएगा। पार्क में घुसने का अधिकार इनको भी रहेगा और इनको भी रहेगा, और दोनों घुसेंगे और देख एक दूसरे को आग्नेय नेत्रों से ही रहेंगे। दोनों इस मामले में बिल्कुल समान होंगे। ये इससे रंजिश रखता है और वो इससे दुश्मनी रखता है, और दोनों को पार्क में घुसने का समान अधिकार है, और दोनों एक दूसरे से एक समान दुश्मनी रखते हैं। इस प्रकार की समानता लाके कर क्या लोगे भाई? आज से यह बात याद रख पाएंगे, समानता के लिए एक ही सही नाम है, क्या? आत्मा। सिर्फ वहां पर समानता है, अन्यथा समानता नहीं होती। न मन में, न समाज में, न संसार में समानता संभव ही नहीं है। तो जो इक्वलिटी की बात करते हो उन्हें आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अब तुर्रा यह है कि बात तो करनी है समानता की, लेकिन अध्यात्म के नाम से बड़ी समस्या हो जाती है। कहते हैं नहीं 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 नहीं, अध्यात्म नहीं चाहिए, समानता चाहिए। यह असंभव बात कर दी ना कि अध्यात्म तो नहीं चाहिए लेकिन समानता चाहिए। कैसे मिल जाएगी? अगर अध्यात्म नहीं है और फिर भी समानता है, तो वो जानते हो कौन सी समानता है? सबको मूर्खता का एक समान अधिकार, वो ऐसी समानता है। फिर ऊपर से थोपी गई समानता, व्यवस्था द्वारा
चढ़ाई गई समानता, सिर्फ सबको एक समान मूर्खता करने की और एक समान बंधन में रहने की समानता है। तुम अपनी पसंद की मूर्खता कर सकते हो, तुम भी अपनी पसंद की मूर्खता कर सकते हो, दोनों को मूर्खताएं करने का एक समान अधिकार है। जिस तरह की समानता दुनिया भर के संविधान अपनी अपनी जनसंख्याओं को देते हैं, वो यही समानता है। ये ऊपर से दी गई, बाहर से दी गई समानता है, ये आरोपित समानता है। वास्तविक समानता व्यक्ति के हृदय से उठती है, जब वो जान जाता है कि भेद में रहने से, अहम को पोषित करने से कोई फायदा हो नहीं रहा है। वो कहता है जिस जिस मामले में मैंने अपने आप को सीमा में बांधा है, वहां वहां मैंने दुख पाया है। मैं क्यों इन सीमाओं में अपने आप को बांधूं? व्यक्ति जैसे जैसे खुद को परिभाषित करने वाली हर सीमा का निरर्थक होना देखता जाता है, वैसे वैसे उस सीमा से वो मुक्त होता जाता है। जैसे जैसे आप सीमाओं से मुक्त हो गए, समानता उतरी। बात समझ में आ रही है? अब यह भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों दुनिया के सभी देश समानता के सिद्धांत, समानता के आदर्श को अपनाने के बाद भी पाते हैं कि उनमें भीतर बड़ी उथल पुथल, बड़ा वर्ग द्वेष, बड़ी असमानता, बड़ा विभाजन मौजूद ही है। क्योंकि संविधान भर में समानता शब्द लिख देना काफी नहीं है, उसके आगे बहुत काम करना पड़ता है, और वो काम व्यवस्था पर नहीं, आदमी पर करना पड़ता है। आदमी को अहम से उठाकर आत्मा तक ले जाना पड़ता है, तब समाज में भी समानता दिखाई पड़ती है। समझ में आई बात?